देखिए महोदय, अगर देश में कहीं भी कोई विघटनकारी वार्ता करता है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। हम भारतीय नागरिक हैं और पूरी तरह भारत के लिए समर्पित हैं। आंदोलन अपना अधिकार है किसानों का, वो उन्हें करना चाहिए, लेकिन खालिस्तान का नाम कोई देता है तो उन उग्रवादी लोगों को चिन्हित करके उनको तो दंड देना चाहिए। एमएसपी की जब सिफारिश करने वाले व्यक्ति को आप सम्मानित कर सकते हैं, भारत रत्न से उनको नवाजा जा चुका है। खेती किसानी की वकालत और पैरोकारी प्रवक्ताई करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो उन दोनों की भावनाओं में जो बात छिपी हुई थी, सरकार उसको लावे ना ज़मीन पर उतार के। मैं देखिए, पहले देश हित की बात आती है तो मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने धारा 370 को ख़त्म करके भारत को एक रूपता दी। हम लोग वास्तव में भारत आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। भारत आगे बढ़ा है, बहुत से क्षेत्रों में बढ़ा है, अर्थव्यवस्था में भी बढ़ा है और भारत की साख विदेशों में भी बढ़ी है। क्योंकि इस वक्त विश्व पटल पर चलने वाली घटनाओं को अगर गौर किया जाए तो विभिन्न सरकारें और उनके मुखिया जब कभी सुलह सफाई की बात आती है तो उसमें मोदी जी को याद किया जाता है। तो ये भारत के लिए सम्मान की बात है, इसमें तो हम सहमत हैं। लेकिन किसानों के मामले पे अभी हम मोदी जी से बहुत कुछ चाहते हैं। मध्य मार्ग निकल सकता है क्योंकि मोदी जी तो सब बात के जानकार हैं। कहा गया है कि जो इच्छा करे हो मन माही और प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। अगर मोदी जी सरकार की इच्छा शक्ति विषय को समाधान करने की है तो सब कुछ संभव हो सकता है। सरकार के बड़े लंबे हाथ होते हैं। देवदत्त सिंह, निवासी ताहरपुर। नमस्कार साहब, राम राम साहब। सादर नमस्ते जी। बार बार आप लोगों को राम राम। सबसे पहले किसानों का मुद्दा चल रहा है। कुछ किसान हैं और कुछ क्या अधिकांश आप कह सकते हैं कि खेतों में काम कर रहे हैं, अलग अलग अपनी व्यस्तता में हैं खेती किसानी में। लेकिन कुछ किसान हैं जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है 2024 के चुनाव से एन मौके पर, उसे आप कैसे और किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जब कोई समस्या किसी वर्ग के सामने आती है तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो लोकशाही के जो तरीके हैं उसी के अनुरूप हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है जी। किसान आज़ादी से आज तक जितना मोटा और लंबा संघर्ष करता हुआ आया है, उसके बदले में किसान को वो नहीं मिल पाया जिसका वो पात्र था। इसलिए समय समय पर किसान आंदोलन आगे आता है और हर व्यक्ति जब दुखी होता है तो अपनी बात सरकार से रोता है। इसीलिए मैं इसे अभी इसके पॉजिटिव ही देख के चल रहा हूँ कि मांग तो हर व्यक्ति अपनी कर सकता है। लेकिन जायज़ कितना है तरीका? क्योंकि उनके तरीके पर, आंदोलन के तरीके पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक नया नया तमगा भी उनको दिया जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तरीका कितना सही है, गलत है? देखिए, तरीका, अगर कोई भी किसान किसी अपनी मांग को उस तरीके से रखता है कि जो शांतिपूर्ण तरीका था, ये गांधी जी का देश है, इसमें हमें अपनी बात को शांतिपूर्वक कहने का हक है। लेकिन इस तरह कोई हम काम न करें जिससे कि गलत संदेश जाए और उससे देश का कहीं भी अहित हो। मैं इस अहित के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ और अपनी बात पूरी तरह कहने का मैं पूरा हितैषी हूँ, उनका पक्षधर हूँ। बीच में हमने देखा कि कभी पंजाब को आज़ाद करने की बात आती है, किसान आंदोलन के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर खालिस्तानी मूवमेंट की बात आती है, या उनके झंडे लहराने की बात आती है, या फिर जो सैनिक जो अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन पर बल प्रयोग करना, पत्थरबाजी करना, यहाँ तक कि अब तक दर्जनों घायल की भी खबरें आई हैं, उन पर इस तरह से वार करना, प्रहार करना, कितना ठीक है? देखिए महोदय, अगर देश में कहीं भी कोई विघटनकारी वार्ता करता है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। हम भारतीय नागरिक हैं और पूरी तरह भारत के लिए समर्पित हैं। आंदोलन अपना अधिकार है किसानों का, वो उन्हें करना चाहिए, लेकिन खालिस्तान का नाम कोई देता है तो उन उग्रवादी लोगों को चिन्हित करके उनको तो दंड देना चाहिए।
ये सरकार की जिम्मेदारी में आता है। और किसान नेताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंदोलन को दूषित करने के लिए, इस आंदोलन को नष्ट कराने की गरज से कुछ खालिस्तानी तत्व अगर इसमें प्रवेश करते हैं तो किसान नेताओं को उन्हें चिन्हित करा के इन्फॉर्म सरकार को कर देना चाहिए। मैं आंदोलन का समर्थन करता हूं, लेकिन आंदोलन में इस तरह के तत्व अगर प्रवेश करते हैं तो उनका मैं घोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। अब बात आते हैं उनकी मांगों पर। कई प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से एक प्रमुख है एमएसपी की गारंटी की बात करना, उस पर लागू करना, जो सरकार से जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है, जिस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। लगभग 5 से 6 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, अभी भी किसान अडिग हैं। एमएसपी पर अगर हम थोड़ा सा बारीक में जाना चाहें तो एमएसपी कितना जरूरी है, और जिन फसलों पर सरकार जो कह रही है कि पहले से एमएसपी मिला हुआ है, उस पर किसान को कितना फायदा हो रहा है? देखिए, एमएसपी कह देना भर पर्याप्त नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह देने भर से कोई किसी को लाभ नहीं होता है। आप उस एमएसपी की गारंटी दें, जो किसान का हक है, हम पैदा करते हैं तो उसका उचित मूल्य भी मिलना चाहिए। जबकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट व्यक्ति अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाता है तो उस पर एमआरपी लिख के भेजता है जी। और हम आज तक एमएसपी के वास्ते लड़ रहे हैं। तो ये हमारा किसानों का इस देश में दुर्भाग्य है। और अब तक की सरकार, चाहे वो 47 से आज तक किसी की क्यों न रही हो, वो सारी सरकार इसके लिए कटघरे में खड़ी होती हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें एमएसपी देना चाहिए। अब एमएसपी की जब सिफारिश करने वाले व्यक्ति को आप सम्मानित कर सकते हैं, भारत रत्न से उनको नवाजा जा चुका है। खेती किसानी की वकालत और पैरोकारी प्रवक्ताई करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो उन दोनों की भावनाओं में जो बात छिपी हुई थी, सरकार उसको लावे ना ज़मीन पर उतार के। उन भावनाओं की कदर करें तो सच्चे मायने में उनका सम्मान है। और जो सम्मान दे दिया है उसके लिए तो हम बार बार सरकार के धन्यवाद करते हैं। और पूरा किसान वर्ग सरकार को इसके सम्मान का पात्र मानता है कि उनको हम बधाई दें। और सारा किसान वर्ग अभिभूत है। लेकिन चाहते हम ये हैं कि उनने जो बात रखी थी, चाहे स्वामीनाथन जी ने रखी, चाहे चौधरी साहब ने रखी, उन भावनाओं की कदर तो करें और उस कदर को ज़मीन पर उतार के लावें। जैसे एमएसपी पे बात कही थी, स्वामीनाथन ने जो सिफारिश की है तो उसे लागू किया जाए। अब खाली एमएसपी कह देने भर से, वो तो एक सिद्धांत की बात है, लेकिन सिद्धांत तभी तो कामयाब होता है जब वो व्यवहार में उतर जाए। लेकिन चौधरी जयंत चौधरी तो कह रहे हैं ना, दिल जीत लिया सब मोदी ने। दिल जीतना अलग बात है। दिल से काम नहीं चलेगा, व्यवहार से चलेगा, रोटी से पेट भरेगा। हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोटी पैदा कर रहे हैं, तो रोटी जो हम पूरे देश को अनाज उगा के दे रहे हैं, उसके बदले केवल लाभकारी मूल्य चाह रहे हैं, वो भी सरकार हमें नहीं दे रही। इसमें क्या गलत है? हम भारतवर्ष के सबसे निचले तबके पर खड़े हुए व्यक्ति हैं। अपने अपने सबके प्रेशर ग्रुप हैं, सबके प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है। हमारा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। किसान बटे हुए हैं, कोई आंदोलन करते हैं तो उन पर तरह तरह के चार्जेज लगा देते हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाती। पिछली बार सरकार ने 1 वर्ष पहले 13 महीने तक आंदोलन चलता रहा। आपने तय कर दिया, आश्वस्त करके किसानों को वहाँ से उठा दिया कि आप जाइए और एमएसपी पे हम कमेटी का बना करके और इस पे विचार करके तय कर देंगे। अभी तक यही पता नहीं चला कि इतने दिन में उन्होंने क्या विचार किया, उसको कहीं रखा ही नहीं है। क्या विचार किया, या वो ठंडे बस्ते में रख के वैसे ही जवानी जमा खर्च में ही विचार हो गया है। अगर कोई विचार किया है तो उसे रखें पटल पे कि हमने क्या विचार किया, क्या दे रहे हैं। अभी तो हमें कुछ मिला नहीं है। अब एमएसपी कहने से किसी चीज़ का रेट 4000 रुपये कुंटल रख दें, लेने वाला देने वाला मार्केट में कोई है नहीं, तो उस एमएसपी से क्या हमारा पेट भर जाएगा? व्यवहारिक बात यह है कि जो भी भाव तय किया जाए, सरकार जिम्मेदारी उठाए कि उस भाव पे हमारा गेहूं, चावल, धान, दूसरी फसलें सब उनका भाव मिलना चाहिए और उसको सरकार की जिम्मेदारी है। अब कोई भी चीज़, जब हमारा 2500-2200 में धान बिका, आज मार्केट में 1 से 20 रुपये किलो में वो चावल वापस मिल रहा है।
इसमें जो बीच का मार्जिन है 25 रुपये से 120 रुपये के बीच का जो धन है वो किसने ले लिया? कौन व्यक्ति उस मुनाफा को खा रहा है? इन बिचौलियाओं से हमारी सुरक्षा की जो मांग है वही एमएसपी की गारंटी है। उसे सरकार हमें दे तो हम सब लोग खुशहाल हों, हमारी परचेजिंग पावर बढ़े, हमारी खरीद शक्ति जब बढ़ेगी तो देश के अंदर बहबूदी आएगी, बाजार जो है चमकेगा। और जब हमारी परचेजिंग पावर देश की बहुत बड़ी तबके का परचेजिंग पावर जब है ही नहीं तो मार्केट किससे चलेगा? ये तो एक तरह से राष्ट्र के साथ में भी धोखेबाजी है। क्यों? किसान देश का इतना बड़ा वर्ग है, 50-60% लोग किसान हैं। इसका मतलब ये हो गया कि देश में करीब 70 करोड़ किसान निवास करता है, परिवार, मजदूर और परिवार सहित अपने 70 करोड़ आदमियों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो बाजार अपने आप आगे बढ़ेगा, हमारी साख स्थापित होगी, आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा शोषण होता रहा तो देश का जो सबसे ज़्यादा कमेरा वर्ग है उसका शोषण जो है ये अच्छी बात नहीं है और इसका परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। एमएसपी की गारंटी की जो बात चल रही है उसमें किसान को कितना फायदा होगा? अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाती है तो महंगाई पर क्या असर पड़ेगा और खास तौर पर जो सरकार है उस पर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, एमएसपी की गारंटी दे दी जाती है तो किसान इससे अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। जब एमएसपी की गारंटी नहीं होती है तो हमारे पास बहुत ही कमज़ोर दिल से हम अपना काम करते हैं और ये भय सताता है कि इतनी पैदावार हो गई और हमें रेट क्या मिलेगा। वर्तमान में आप देख रहे हैं पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए, सब्सिडी भी घटती जा रही है हमारे फर्टिलाइज़र्स पर। अभी वर्तमान बजट में सरकार ने 24,000 करोड़ सब्सिडी खाद पर से कम कर दी है। जब हमारी सुविधाएं कम हो रही हैं तो हमारी तरक्की कैसे हो रही है? एक और सरकार कह रही है कि किसान की आमदनी हम दोगुनी कर रहे हैं। भाई वो कैसे हो रही है दोगुनी? इतना तो हमें आ रहा है कि हमारी सब्सिडी कम हो गई, हमारे ऊपर दबाव बढ़ गया, हमारी लागत बढ़ गई, लेबर महंगी हो गई, सब चीज़ महंगी है, पेस्टिसाइड महंगा है, खाद जो है वो महंगा हो गया है, लेबर महंगी है, पेस्टिसाइड महंगा है, खाद महंगा है, बिजली के बिल जो है महंगे हो रहे हैं लगातार। तो हमें राहत किधर से हो गई है? इसके अगर हमें लाभकारी मूल्य न मिला और उसकी गारंटी न मिली तो हम ऐसे ही लुटते रहेंगे। आप बाजार के किसी भी चीज़ को देख लीजिए, किसी वर्ष को मानक वर्ष तय करके बाजार की वस्तुएं और किसान की वस्तुओं के रेशों को देख लीजिए। एक सरकारी कर्मचारी जो सन 70 में 70 रुपये तनख्वाह पाता था वो उसकी तनख्वाह आज 70,000 हो गई है। हमारा गेहूं उस समय भी 65-70 रुपये कुंटल बिकता था, उसकी 20-25 गुनी कीमत हो गई है, उनकी हज़ारों गुनी कीमतें हो गई हैं। तो भाई ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो इसके ज़रिए हमारा दमन हो रहा है। एक बिना नज़र आने वाला शोषण हमारे साथ हो रहा है क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, हम मार्केट के हाथ में हैं। तो हमारा यूज किया जाता है, हमारा कोई लाभकारी मूल्य हमको नहीं मिल पाता है। लिहाजा हम जब से और आज तक कंपैरेटिवली गरीब बने हुए हैं। किसी भी बाज़ार की बहबूदी को देख लीजिए, उनकी पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, शहर के व्यक्ति की, देहात के व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि हमारी मनरेगा के मजदूर से कम पर कैपिटा इनकम है। अब फिर हम काहे के किसान हैं? हमें ज़मींदार भी बताया जाता है, हमारा सम्मान भी बहुत करते हैं, अन्नदाता हैं हम इन खाली विशेषणों से क्या हमारा पेट भर जाएगा? हमारी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम बच्चे को किसी अच्छे स्कूल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन दिला दें। हम इसलिए पीछे हट गए हैं, हमारी सोच देहात में सिपाही से आगे जाती नहीं है क्योंकि हमें वो बड़े सपने देखने का कभी मौका ही नहीं मिला है। हम लोग यहीं के यहीं हैं, हमारे बराबर में ही जो हमारे साथी व्यापारी थे दूसरे, वो लोग हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। अब हमारी छोटी छोटी चीज़ों को देख के ये कहा जाता है ट्रैक्टर ले लिया है लोन पे कि आप पे तो साहब ट्रैक्टर है। अब लोन का भी तो किस्सा कर लो भाई, लोन भी तो हमारे ऊपर है। अगर हम लोन कर्ज है
तो कर्ज से तो कुछ भी कर लीजिए कोई। अब कोई कर्ज हमसे न ले तो ट्रैक्टर हमारा है, वरना हम तो ट्रैक्टर की किस्त देते देते परेशान हो गए। जब भी किसानों की, आंदोलनकारी किसानों की और सरकार के बीच में वार्ता होती है तो एक बात कही जाती है कि सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, भाजपा सरकार किसान हितैषी, ऐसी भाजपा कहती है, केंद्रीय मंत्री कहते हैं। तो उसमें 2-3 बातें शामिल होती हैं। पहला कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। समय पर जो खाद और बीज की उपलब्धता समय पर देना, इससे पहले ऐसा नहीं होता था, ये सरकार कह रही है। और तीसरा, हाल ही में गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ाया गया है, उसका खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया और कहा हम किसानों के साथ हैं और रहेंगे। देखिए, जहाँ तक सम्मान निधि की बात है, सरकार का कदम स्वागत के योग्य है, हम उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। उससे कुछ लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं वो सरकार की एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेने वाली बात हो रही है। दूसरी तरफ आप हमारी सारी सुविधाओं को घटाते चले आ रहे हैं। कुछ लोगों को सम्मान निधि 2000 रुपये दे दिया है आपने, तो उससे किसान की इतनी पूर्ति नहीं हो पाई। यद्यपि सरकार के प्रयास की हम उसकी तारीफ करते हैं। गन्ना मूल्य की, गन्ना मूल्य बहुत अच्छी बात है, 5-6 साल में उन्होंने बढ़ा दिया है, तो खैर बात तो ये भी बहुत अच्छी है, किसान को कुछ राहत मिली है। लेकिन खाली गन्ना से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि पूरे देश का किसान गन्ना नहीं पैदा करता है। एक बेल्ट है पश्चिम में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और थोड़ा बहुत और है, यही लोग गन्ना पैदा करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा प्रेशर गुट है, बहुत पहले से थोड़ी सी संपन्नता उनके पास दूसरे किसानों के मुकाबले आई, इसलिए वो जागरूक है। उनके प्रेशर गुट के दबाव में आप गन्ना रेट देते रहें। बाकी जो किसान सामान्य है, जो सामान्य फसल पैदा करता है, आम फसल, उनके ऊपर सरकार का कोई गौर नहीं है। कहने की और करने की बातों में थोड़ा सा अंतर है सरकार के। ठीक है, अब बात करते हैं गारंटी की। 2 गारंटी इस समय देश में प्रचलित हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ जो अभी चुनावी यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा राहुल गांधी की, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार में हम अगर आते हैं तो हम MSP की गारंटी देंगे। देखिए, सरकार में तो राहुल गांधी की पार्टी बहुत पहले से भी रही है। अब वो बात कह रहे हैं तो बात का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन सन 47 से अब तक लगभग बड़ा वक्त जो है वो कांग्रेस के हाथ में रहा। अभी तक उन्होंने भी इस गारंटी पे कोई काम नहीं किया, जबकि सन 6 में ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल उस बीच में पूरे हुए, इस विषय पे वो भी कुछ नहीं कर पाई। और मोदी जी की गारंटी क्या है, ये अभी तो कुछ पता चलेगा। अभी तक तो कोई गारंटी उन्होंने दी नहीं। हमारी आमदनी दोगुनी की बात की, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सिवाय सम्मान निधि के हमें दूसरे लाभ नहीं मिल पाए। एक अब आके इस चुनाव के मौके पर गन्ना का छोटा सा मूल्य बढ़ा दिया है जी। तो जो बढ़ाया है उसका तो हम स्वागत करते हैं, उसे भी हम कैंसिल नहीं करते, क्योंकि किसान इतना बुरा नहीं है कि किसी के किए कार्य को मैट दे। किसान को कोई कुछ देता है, किसान उसके बदले उसे देता है। हम कर्जदार रह के कभी नहीं जिए। हमारे साथ किसी ने कुछ किया तो उसका बदला हमने पूरा चुकाया है। यहाँ हम लड़मर के भी चुकाएंगे, और हमारे बच्चे आगे बॉर्डर पर खड़े होकर के लगातार गोली खाते रहे हैं, उसके बदले हमने कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों? हम देश को अन्नदान और देश की हिफाजत की गारंटी हमने अपने कंधों पर अनजाने में पहले से ओढ़ रखी है, और उसे हम त्याग नहीं रहे हैं। लेकिन भारत की किसी भी सरकार ने हमारी इस बलिदान को ईमानदारी से काउंट नहीं किया, और उसका हमें कोई उचित परिणाम भी नहीं दिया। इसी कारण से देश का किसान, व्यापारी, उद्योगपति, नौकरशाहों के मुकाबले कहीं गरीब है। इसे आप स्पष्ट देख लें। 1-2 किसान कहीं किसी वजह से, किसी का संबंध, किसी का बच्चा कहीं नौकरी पा गया हो, या कोई व्यापारी से कहीं उसका टच हो गया, उसने व्यापार सीख लिया साइड में, तो वो फर्जी किसान हैं, वो असली किसान भी नहीं है, क्योंकि उसकी मालदारी दूसरे स्रोतों से है। शुद्ध किसानी करने वाला आदमी हैंड टू माउथ है, उसे हाथ से पेट तक की चिंता हमेशा सताती रहती है। और सीधी बात यह है, जो हाथ काम
मिलेगा वो हाथ भरा रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि हाथ हमारा काम भी करता है और खाली भी रहता है। कहावत तो ये है कि जो हाथ थाली वो हाथ खाली, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे हाथों से काम भी होता है फिर भी मुट्ठी खाली रहती है। बिचौलियाओं की मुट्ठी भर जाती है। गेहूँ चावल 2200 का 4,500 बिक रहा है, 2,500 रुपये का मार्जिन बिचौलिया खा रहे हैं। उसमें हमारा कुछ है ही नहीं, केवल क्योंकि हम सबसे नीचे कैटेगरी पायदान पे खड़े हैं इसलिए हमें कोई इनाम नहीं। दूसरे लोग बिचौलिया बन के कुर्सी पे बैठ के बही में 4 अक्षर लिख करके हमारे पैसा को भी वो जब देती है 1 महीने में तो वो उसका हमें पेमेंट मिलता है उसका धान का, क्योंकि मंडी नहीं है यहाँ पर। नज़दीक मंडियाँ नहीं है, 20-20 40-40 किलोमीटर पे मंडियाँ हैं, इसलिए हमें वो लाभ मिल नहीं पाता है। अगर 10 साल के कार्यकाल की हम बात करें, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर है मोदी का दूसरा कार्यकाल, और बार बार वो एक बात कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार आऊँगा तो तीसरा जो दौर होगा, तीसरा जो कार्यकाल होगा वो बड़े फैसलों का होगा। तो क्या लग रहा है 10 साल में क्या सौगात मिली किसान हित में और देश हित में? मैं देखिए, पहले देश हित की बात आती है तो मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने धारा 370 को ख़त्म करके भारत को एक रूपता दी। जो कश्मीर हिलजुलता था वो स्थायी हुआ, भारत का पूर्ण अंग बना। अंग तो पहले भी था क्योंकि ये व्यवस्था अस्थाई थी। 370 धारा जो है वो टेम्परेरी रखी गई थी फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सरकारों ने जो बीच में रहीं इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो सरकार ने काम किया है वो बधाई की पात्र है जी। दूसरे, हिंदू जनमानस के देश के बहुसंख्यक निवासियों की जो भावनाओं की कदर इस सरकार ने की वो भी बधाई के पात्र हैं। जैसे राम जन्मभूमि का मसला हल होना, काशी विश्वनाथ का मसला तय करना, दूसरी इस तरह के जो मसाइल थे उनको तय किया है और उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और बहुसंख्यक समाज इस बात से प्रसन्न भी है। लेकिन दूसरे पक्ष जो किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए अभी इतना नहीं कर पाए मोदी जी जितनी मोदी जी से आशा की जाती थी, जितना करना चाहिए, जितनी उन्होंने बात की थी किसान की आमदनी दोगुनी। लेकिन मैं तो वर्तमान में बिना सरकार की तरफदारी, बिना सरकार के विरोध के सत्य बात कह रहा हूं कि इस क्षेत्र में अभी कार्य होना बहुत बाकी है किसानों के मामले में। लेकिन अगर बात करें 2024 के चुनाव की, आखिरी चुनाव प्रचार चल रहा है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इस बार आपको क्या लगता है कि विपक्ष में अगर बात करें राहुल गांधी और इधर बात करें मोदी जो कह रहे हैं तीसरी बार भी हम ही आएंगे, तो क्या लग रहा है देश के लिए ज़रूरी कौन है? मोदी ही तीसरी बार, क्योंकि आप पक्ष भी ले रहे हैं और विपक्ष में भी हैं, दोनों बातों से, लेकिन सत्यता के साथ में। लेकिन राहुल गांधी भी तो गारंटी ले रहे हैं, तो आपका भरोसा किस पर ज़्यादा है अभी भी, मोदी पर या राहुल गांधी पर? देखिए, मोदी जी ने कुछ बातें जो कही थी, जैसे कि अपने घोषणा पत्र में 370 की बात कही, उस पर वो खरे उतर गए, तो उसके लिए तो मैं मोदी जी की बात मानता हूँ। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में उनकी गारंटी इतनी सफल नहीं रही जिस तरह उन्होंने बहुत ही वाक्चातुर्य के माध्यम से हमारे सामने जो रखी थी, इतनी सफल नहीं रही। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे हम इस बार। तीसरी अर्थव्यवस्था के ऊपर हम लोग वास्तव में भारत आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। भारत आगे बढ़ा है, बहुत से क्षेत्रों में बढ़ा है, अर्थव्यवस्था में भी बढ़ा है और भारत की साख विदेशों में भी बढ़ी है। ताकत भी बढ़ी है क्या? भारत की ताकत भी बढ़ी है और भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। जो हमको स्थान कभी न मिल पाया था उसमें तरक्की हुई है, क्योंकि इस वक्त विश्व पटल पर चलने वाली घटनाओं को अगर गौर किया जाए तो विभिन्न सरकारें और उनके मुखिया जब कभी सुलह सफाई की बात आती है तो उसमें मोदी जी को याद किया जाता है। तो ये भारत के लिए सम्मान की बात है, इसमें तो हम सहमत हैं जी। लेकिन किसानों के मामले पे अभी हम मोदी जी से बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन चयन की बात हो रही है, किसे लाना चाहेंगे इस बार किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे?
देखिए, प्रधानमंत्री का मामला ऐसा है कि वर्तमान में जो वातावरण है वो तो मोदी जी के कुछ कार्यों से और मोदी जी के प्रचार तंत्र से प्रभावित होकर वातावरण मोदी जी के पक्ष में बना हुआ है। लेकिन चुनाव में बड़ी संभावनाओं का खेल होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। उम्मीद तो यही है, लेकिन पक्ष दूसरा भी है, सशक्त विपक्ष की भी आवश्यकता है देश को, वो भी होना चाहिए, वरना सरकार जो है तानाशाही की ओर ऑटोमेटिकली चली जाती है जब आगे कोई रोकथाम वाला नहीं होता है। तो एक आखिरी सवाल कि ऐसे समय में कि जब चुनाव नज़दीक हो, जहां आप बात कर रहे हैं कि विदेशों में साख बढ़ी है देश की और मान सम्मान भी बढ़ा है, और वहां पर किसान आंदोलन चल रहा है और इधर मोदी कह रहे हैं हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्या तय किया जा सकता है जिससे ये मामला निपट जाए, सुलझ जाए? मामला देखिए, देश हित में तो यही है कि ये सुलझ जाना चाहिए। चुनाव से दोनों ही पार्टियां अपने अपने काम कर रही हैं। किसान भी चुनाव का दबाव ले करके अपनी मांग मनवाना चाहता है, इसमें कोई बुरा भी बात नहीं है, क्योंकि जैसे मोदी जी ने भी बहुत से काम ऐसे किए हैं कि जो चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तरह की घोषणाएं हुई हैं। अच्छा, मैं उसमें ज़्यादा गहराई में न जाकर केवल इस चुनाव के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि मध्य मार्ग निकल सकता है, क्योंकि मोदी जी तो सब बात के जानकार हैं। कहा गया है कि जो इच्छा करे हो मन माही और प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। अगर मोदी जी सरकार की इच्छा शक्ति विषय को समाधान करने की है तो सब कुछ संभव हो सकता है। सरकार के बड़े लंबे हाथ होते हैं।